हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं इससे पहले सामाजिक अध्ययन डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में क्लासेस ले चुकी हूँ। ठीक है, उसके आगे कुछ पेपर कराना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले 18, 19, 20, 21 के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए हैं अति लघु उत्तरीय के। आज मैं 15, 16, 17 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा देखा जाता है हर ईयर में कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस उतना ही है हमारा। तो हर ईयर क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमें रिपीटेड मिल जाते हैं, और रिपीटेड मिलने से हमारा प्रॉफिट भी होता है, जिससे हम आसानी से लिख पाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर इधर 6 साल के देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसी से रिलेटेड मैं प्रश्न कराने जा रही हूँ। तो समय को ना गवाते हुए चलिए मैं अपना आज की क्लास शुरू करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे अच्छे से। जिन लोगों ने पहले अच्छे से तैयारी कर ली है वो इस समय सिर्फ उसी को रिवीज़न करें। अन्यथा नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस हमारे पास उतना ही है। तो उसको अगर आप लोग पहले से अच्छे से लर्न कर चुके हैं तो इस समय सिर्फ आप रिवीजन करिए उसको अच्छे से, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। उतना ही बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारे, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा या संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसको आप एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, 2, 11, 18। ठीक है, तो 2, 11, 18 मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। और बना कब था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सरकार की जो निरंकुशता की नीति होती है उस पर रोक लगा सकता है या लगते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है? तो चरसा शब्द जो सल्तनत काल में था वो कह सकते हैं चमड़े की जो सिंचाई के लिए बाल्टी बनाई जाती थी उससे संबंधित है। फिर गुलाम वंश का शासन कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद था। इसमें 2 दिए होते हैं, नेट पे आपको कुछ और भी मिलेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा आपको वो कैकुबाद ही होगा। फिर अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमण से भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो इसने अपने बेटे मोहम्मद को लड़ने के लिए भेजा था। जो क्या बोलते हैं बलबन था, उसने अपने बेटे को ही लड़ने के लिए युद्ध में भेज दिया था। फिर अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, इसलिए उन्होंने ये लक्ष्य रखा था। मतलब वो खुद को ही खुदा मानते थे। फिर अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में तूतिया हिंद भारत को तोता की उपाधि मिली थी। यह आप प्रश्न कई बार पढ़ चुके होंगे। अगर आप अलग और भी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपने पढ़ा होगा आमिर खुसरो को तोतिया हिंद कहते हैं। हिंदी में आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था? तो किसी भी क्षेत्र में विशेष व्यक्ति या सेनापति या क्षेत्राधिकारी या प्रतिनिधि, उसको हम क्या बोलते थे? सर सूबादार कहते थे। फिर 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या था? तो शिक्षा का अधिकार क्या था? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाना चाहिए। ये जो है 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि समवर्ती सूची क्या है, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी समवर्ती सूची में हमारी शिक्षा को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। फिर सेल कितने प्रकार की होती हैं? अगर आपसे सेल पूछा जाए और चट्टाने पूछा जाए तो दोनों एक ही बात है, अलग अलग परेशान मत होइएगा कि हाँ यहाँ पर सेल पूछ लिया गया वहाँ चट्टाने पूछ लिया गया। दोनों एक ही चीज़ है। तो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो सुएज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। फिर अमेजन तथा जारिन घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन। ये
तीनों इनके व्यवसाय थे। फिर आग्नेय शैल के उदाहरण हो सकते हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। फिर पेंजिया क्या है, तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता था, जो भूस्खलन होता था उससे जो भूखंड निर्मित होता था उसे हम पेंजिया कहते थे। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने, नरसिंह देव ने कराया था। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है ये। फिर चोलों के शासन में जनपद तथा गांवों को क्या कहते थे, तो नाडु और कुर्रम कहते थे। जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम कहते थे। फिर इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान पे हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था बाबर से। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या था कि अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देना, ये ज़कात का अर्थ था मोहम्मद साहब में। फिर पृथ्वी की भू परपटी के नीचे अंतः स्तर में 3 परतें होती हैं। वो 3 परतें कौन कौन सी होती हैं, तो सियाल, सीमा, निफ़े। सियाल, सीमा, निफ़े, ये 3 परतें होती हैं। फिर अगला प्रश्न आता है आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। तो आग्नेय शैल की विशेषताएं क्या होती हैं, ये चट्टानें जीव जंतु रहित होती हैं, मतलब इसमें जीव जंतु से रहित होती हैं। फिर ये रवेदार होती हैं, ये इसमें परतें नहीं होती हैं। ठीक है, ये कठोर और अपारगम्य चट्टानें होती हैं। पहला लिख सकते हैं आप, ये जीव जंतु और वनस्पति रहित होती हैं, ये रवेदार चट्टानें होती हैं, इसमें ये कठोर होती हैं और ये चट्टानें परतें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आता है ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। ज़्यादातर देखिए प्रश्न में हर चीज़ें 3-3 प्रकार की हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आप नाम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। ठीक है, सक्रिय मतलब ये ज़्यादातर फटती रहती हैं समय समय पर, सुषुप्त कुछ समय बाद, और मृत तो कभी भी नहीं होती हैं, ये शांत ही रहती हैं। फिर बालुका स्तूप कहाँ पाया जाता है, तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। जो हवा चलती हैं, तो जहाँ पर रेत और बालू होता है उसके द्वारा जो टीले बन जाते हैं उसे बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क और अर्धशुष्क भागों के अलावा सागरीय तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रभावित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिंपल सा आप याद कर लीजिए कि जो हवा द्वारा, पवन द्वारा जो रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीले होते हैं उसे हम बालुका स्तूप कहते हैं। ये ज़्यादातर जहाँ शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर सागरीय तटियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए, बहुत होगा आपके लिए। फिर मिस्ट्रल और ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं, तो ये उसको कह सकते हैं आप कि ये ठंडी ध्रुवी हवाएं हैं। ठीक है, ठंडी ध्रुवी हवाएं हैं जो ध्रुवी पर्वतों पर चलती हैं। फिर संविधान सभा कब बनी और इसमें कुल कितने लोग थे, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से अलग अलग बताए गए 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। फिर 93 जो देसी रियासतों से थे तथा 4 शेष चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आए थे। तो इसकी सभा, पहली सभा जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और स्थायी जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो 11 दिसंबर 1946 को, पहली हुई 9 दिसंबर 1946 को जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य बने। फिर दूसरी सभा जब हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया और इस सभा का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। बस इतना याद कर लीजिए, बहुत है कि पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया, और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया। और इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। उसी में निर्धारित हुआ था कि हमारा संविधान बनना चाहिए। ठीक है, इसमें 389 सदस्य थे। फिर आता है पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हैं, तो पंथ निरपेक्ष राज्य के उस राज्य को कहते हैं जहाँ पर सभी लोगों को या सभी राज्यों को एक समान समझा जाता है। ठीक है, फिर कबीरदास के 2 ग्रंथ, तो रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत कह सकते हैं, ये सारे इनके ग्रंथ थे। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न आता है कि गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्र लिखिए। तो गुप्तकालीन दो चित्रकला जो थे वो सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो दो सिद्धांत इनके थे, विदेशी उत्पत्ति और अग्निकुंड का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति हुई क्योंकि हमारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे कर्नल टॉड के अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया गया। उनका कथन यह था कि राजपूत सिथियन या शंको के वंशज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति में अंतर्गत लिया गया। मतलब कहने का सिर्फ इतना ही है कि जो विदेशी लोग थे उनको किस तरीके से हमारे देश में रहने के लिए या हिंदू जाति में अंतर्गत लिया गया, वो चीज़ों का इसमें बताया गया है। तो वही चीज़ है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई हमारे देश में, तो एक तो हुई विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत द्वारा और एक अग्निकुंड के द्वारा। ठीक है। फिर भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज जो थे वो परमार वंश के राजा थे। इनकी राजधानी धारा नगरी था। ठीक है। फिर गीत गोविंद किसकी थी? जयदेव की थी। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया। और फिर भक्ति काल के दो संत आप रामानुजाचार्य लिख सकते हैं, रामानंद लिख सकते हैं, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। फिर जलवायु का अर्थ क्या होता है? तो जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। जलवायु क्या होता है? एक बड़े इलाके में होता है और इसी जलवायु में एक दीर्घकालीन परिवर्तन जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना है तो उस इलाके की जलवायु कहा जाएगा। मतलब जब जलवायु क्या होता है कि बड़े इलाके में एक लंबे समय से एक बना हुआ है एक जैसा, उसे जलवायु कहेंगे। और वहीं कुछ घंटों या कुछ मिनट में परिवर्तन हो जाना उसे हम मौसम कहेंगे। तो मौसम क्या है? परिवर्तित होता रहता है और जलवायु बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। दीर्घकालीन एक परिवर्तन जो होता है मौसम में उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और व्यक्ति कितने थे? 389। ठीक है। तो ये प्रश्न थे हमारे जो कि मुझे कराने थे। और अगला प्रश्न है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति? तो भारत के राष्ट्रपति कहलाएंगे। फिर स्वतंत्रता के अधिकार में क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है कि इसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कुछ नियमों के अनुसार। जैसे वो कोई भी सभा बुला सकता है बट वो शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। अपने मानव हित के लिए समुदाय या संघ का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकता है। ठीक है। संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने के लिए अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने का अधिकार होता है स्वतंत्रता का। ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं और यह अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब क्या होता है? तो जब पृथ्वी आती है तो सूर्य ग्रहण होता है जो पूर्णिमा के दिन होता है। नहीं सॉरी, जब पृथ्वी बीच में आएगी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक। और जब चंद्रमा बीच में आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है। फिर है चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम। तो बुंदेलखंड है और खजुराहो है, या महोबा है। बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो जितने प्रश्न थे 17-18 कुछ बचे हुए हैं मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है तो मैं एक अगला वीडियो और बना दूंगी जिसमें आपके सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे, अति लघु प्रश्न। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से कहूँगी अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए। बहुत कम समय बचा है, अब 4 से 5 दिन बचे हैं, उसके बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो फिर तो सिर्फ रिवीजन ही कर पाएंगे क्योंकि एक दिन में 2 या 3 पेपर होते हैं तो बहुत समय नहीं मिलता है। चलिए, धन्यवाद।